गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? सो स्टूडेंट्स, अब हम अपने चैप्टर के लास्ट पार्ट में हैं। हमें बात करनी है गाउसेस लॉ एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, राइट? इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गाउसेस लॉ। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इसको समझने के लिए हम बात करते हैं, दिस इज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। This is a uniform electric field. It may be uniform electric field or it may not be uniform electric field, right? But अभी हम बात किसके बारे में बात कर रहे हैं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, right? Okay. Within this uniform electric field, there is a surface. सपोज करें ये हमारे पास एक सरफेस है, तो इस सरफेस से कुछ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास हो रही हैं, राइट? देखो, ये कुछ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इस सरफेस के अंदर से पास हो रही हैं। ये वाली पास हो रही है, ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रही है, ये पास हो रही है और ये पास हो रही है, राइट? तो मैं इस बात को कैसे करूंगा? द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू एन एरिया is known as electric flux. Yes, okay. इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने के लिए हम ऐसे समझें कि यहाँ पे एक फैन चल रहा है, राइट? या एक वाटर कूलर जो कूलर होता है, कूलर चल रहा है और उससे एयर इस डायरेक्शन में जा रही है, राइट? इस एयर की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर मैंने एक कार्डबोर्ड रखा और उस कार्डबोर्ड में मैंने कुछ एरिया कट कर दिया, यानी कि अब एयर इससे पास हो सकती है। यस, तो टोटल नंबर ऑफ एयर लाइंस, total number of lines of air passing through this cut section of this cardboard will be known as air flux. Yes or no? बिल्कुल वैसा ही हम यहां पे बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? These are the electric lines of forces, और इन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ, ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है इस एरिया से जितनी पास हो रही हैं, that number is known as electric lines of flux, that is known as electric flux. Is that okay? बात क्लियर है? Okay, number one. Number two, इस बात को समझने के लिए मैं वापस से एक बार एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता हूं। देखो, ये वही यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। हो सकता है कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, हो सकता है कि ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अगर ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड के बहुत छोटे से एरिया के लिए फ्लक्स की बात करूंगा, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म होगा, राइट? ओके, यहां पे मैंने क्या किया, एक छोटा सा एरिया लिया, राइट? ये एरिया कैसे रखा गया है? इस तरीके से। बात क्लियर है? ओके। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस सरफेस, ये जो सरफेस है, अच्छा पहले आप ये बताएं, क्या एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी? एरिया इज अ टेंसर क्वांटिटी, और टेंसर क्वांटिटी हमने 11th क्लास में सीखी थी। क्या? समटाइम्स वेक्टर, the physical quantities which sometimes behave as vectors and sometimes they behave as scalar quantities. Those physical quantities which sometimes behave as vector quantities and sometimes behave as scalar quantities are known as tensor quantities, right? Or area is mostly taken as scalar quantities, but in case of electric flux and few more quantities, area is also considered as a vector quantity. And the direction of area, if this is the surface, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर जो लाइन होगी, देखिए दिस इज द सरफेस, और इस सरफेस के परपेंडिकुलर जो लाइन होगी, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। इज दैट ओके? तो मैंने यहां पर एक सरफेस रखी है, दिस सरफेस, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ किसी अल्फा एंगल पर है, राइट? ओके, ये पूरा एंगल कितना हुआ? 90, क्योंकि मैंने क्या कहा कि एरिया वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो ये एंगल कितना है? 90। उस 90 में से ये अल्फा गया तो ये एंगल कितना बचेगा? थीटा, राइट?
अब इस बात को समझने के लिए मैं इस एरिया वेक्टर के दो कंपोनेंट्स कर लेता हूं, राइट। ये एरिया वेक्टर है, इसको एज अ वेक्टर कंसीडर आपने कर लिया। थीटा इस डायरेक्शन में एक कंपोनेंट होगा, वो कितना हो जाएगा, ए कॉस थीटा, और दूसरा इस तरफ जो कंपोनेंट होगा वो कितना होगा, ए साइन थीटा। इज दैट ओके? अब फिर से समझो, दिस इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने एरिया वेक्टर के दो कंपोनेंट्स कर लिए, यानी कि अब मेरे पास एक सरफेस नहीं, मेरे पास दो सरफेसेस हैं, राइट। एक सरफेस तो ये है जिसका एरिया कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है, ए कॉस थीटा। एक दूसरा केस में समझा रहा हूं आपको, फिर से ये मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, वही सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो दूसरी सरफेस इसमें कहां है, ये रही दूसरी सरफेस जिसका एरिया वेक्टर कितना है, ए साइन थीटा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये एक सरफेस थी जिसका एरिया ए था, जिसको हम ए वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे थे। इस एरिया वेक्टर के मैंने दो कंपोनेंट्स किए, एक कंपोनेंट हो गया ए कॉस थीटा, एक कंपोनेंट हो गया ए साइन थीटा। मैंने क्या कहा, सरफेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एरिया वेक्टर। यस, तो ए कॉस थीटा एरिया वेक्टर इधर है, तो इसका सरफेस किधर होगा, उसके परपेंडिकुलर, यानी कि एक एरिया तो इधर होगा जिसको मैंने यहां पे ये रिप्रेजेंट किया। ये एरिया जिसका एरिया के ये एरिया कितना है, ए कॉस थीटा, राइट। ये हो गया एरिया वेक्टर ए कॉस थीटा, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है, परपेंडिकुलर है। दूसरा एक एरिया वेक्टर कौन है, ए साइन थीटा। तो एरिया वेक्टर इधर है तो सरफेस कैसी होगी, उसके परपेंडिकुलर। तो दूसरी सरफेस कौन सी है, ए साइन थीटा, जिसका एरिया तो है ए साइन थीटा, और ये इसकी सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है। यस और नो, बात क्लियर है? ओके। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पूरा समझने के लिए थोड़ी सी बात और समझते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, राइट। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एक डेफिनेशन पढ़ी थी। व्हाट वाज द डेफिनेशन, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। फिर से बोलूं, लिख देता हूं, force experienced by unit positive test charge in any electric field at any point is known as electric field intensity at that point। एक डेफिनेशन जो हमने उस समय बात नहीं की थी, वो अब हम बात करेंगे। पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के लिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस सीखी थी, उनकी प्रॉपर्टी सीखी थी, और प्रॉपर्टीज में एक प्रॉपर्टी क्या थी, दैट डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यस, मैंने एक बात आपको सिखाई थी, क्या, density of electric lines of forces gives electric field intensity। yes, तो मैं यहां से एक डेफिनेशन निकाल सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। क्या यहां पे डेफिनेशन बन के आ रही है, the number of electric lines of forces passing through unit surface area is known as electric field intensity। देखिए जी, वापस से सुनो, मैंने क्या कहा, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या हो सकती हैं, पर यूनिट सरफेस एरिया से पास होने वाली इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू द यूनिट सरफेस एरिया इज इक्वल टू व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट, राइट। यानी कि आप यूं माने कि यहां पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऐसे हैं। अब क्यों है, किस वजह से, वो मुझे पता नहीं, पर ये तो पक्का है कि ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इधर है, तो इधर कोई चार्ज पार्टिकल या कोई चार्ज सिस्टम रखा हुआ है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इस तरफ हैं। यस,
तो यहां कोई चार्ज पार्टिकल या कोई चार्ज सिस्टम रखा हुआ है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट। थोड़ा सा और इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस बढ़ा देते हैं यहां पे। ओके, अब एक तो मैंने एरिया यहां रखा, सरफेस, एक सरफेस मैंने रखा यहां पे, एक सरफेस मैंने रखा यहां पे। आप देख सकते हैं उतने ही एरिया से यहां से ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस पास हो रही थी, उतनी ही एरिया से यहां पे कम इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस पास हो रही है। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम है। यस और नो, बात क्लियर है? ओके, तो मैं क्या कहना चाहूंगा, मैं जो यहां पे बात कर रहा हूं उसको क्या कह रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस upon area. Number of electric lines of forces passing through unit surface area is known as electric field intensity. ऐसा कह सकता हूं ना? तो मैंने क्या लिखा, E electric field intensity और number of electric lines of forces, number of electric lines of forces passing through an area, total number of electric lines of forces passing through an area is known as electric flux. अभी आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन में मैंने सिखाया था। यस, इसको भी लिख देते हैं क्या, the total number of electric lines of forces passing through an area is known as electric flux. ये हमने बात की थी ना? यस, ओके, आ जाइए यहां बात करें, the number of electric lines of forces upon surface area, total number of electric lines of forces passing through an area या passing through a surface is known as electric flux. तो इसको तो मैंने लिखा इलेक्ट्रिक फ्लक्स और नीचे क्या लिखा मैंने, एरिया। एम आई राइट और नॉट? तो यहां से एक तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन आई, राइट, और इससे मैं एक बात यहां पे लिख सकता हूं, फाई इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू एरिया। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है उस पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू एरिया फ्रॉम विच इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस आर पासिंग। यस, ओके, अब इसी बिहाफ पर हम आगे की बात करेंगे, राइट। सुनिए, ये एक सरफेस थी जिसका एरिया था ए, जिसके मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के, जिसके मैंने एरिया वेक्टर के दो कंपोनेंट्स किए थे, एक ए कॉस थीटा और एक ए साइन थीटा। ये ए कॉस थीटा एरिया है जिसका सरफेस ऐसे रखा हुआ है और इस सरफेस से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस परपेंडिकुलर पास हो रही है। यस, दूसरा एरिया कौन सा है, ए साइन थीटा। ए साइन थीटा का एरिया वेक्टर इधर है तो सरफेस कहां होगी, ऐसे। तो सरफेस क्या हो गई, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस के पैरेलल हो गई। तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस इधर, सरफेस ऐसे, तो इनके बीच में एंगल कितना हो गया, 0। तो सारी की सारी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस क्या हो गई, इस सरफेस के पैरेलल। यस, बात क्लियर है? और पैरेलल हो गई तो इस सरफेस से कोई इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस पास हो रही है क्या, नहीं। यस, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, इस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मैं लिखूंगा 0। क्या लिखूंगा, 0। वाई 0? क्योंकि इससे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस पास ही नहीं हो रही। यस, और इस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स को क्या लिखूंगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना, ई, और यहां पे एरिया कितना है, ए कॉस थीटा। सर यहां पे भी तो लिख सकते थे ई इंटू ए साइन थीटा, नो, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस पास ही नहीं हो रही है। हमें दिख रहा है ना कि इससे कोई इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस पास ही नहीं हो रही। एम आई राइट और नॉट? यहां से इस सरफेस एरिया से सारी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस पास हो रही हैं। तो मैंने क्या लिखा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू एरिया। यही तो सीखा अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए। यस, तो इससे मेरे पास क्या गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इनटू ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एरिया इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी, साथ में आ रहा है कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। यस और नो? इससे एक बात और पता चल रही है क्या, इलेक्ट्रिक
flux is a scalar quantity. कैसे पता पड़ा ये स्केलर क्वांटिटी है? बिकॉज इट इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज. अरे यस और नो, बात क्लियर है क्या? ओके तो मैंने जो अभी सीखा वो क्या सीखा? दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वापस से बात कर लेते हैं शुरू से. ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस हैं और ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है. इसमें एक सरफेस है. ये सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बनाती है? थीटा, सॉरी अल्फा. और इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर है वो कहां पर है? वो सरफेस के परपेंडिकुलर है, इस जगह पे. ये एरिया वेक्टर है और एरिया वेक्टर कितना एंगल बनाता है? थीटा. यस. तो इस एरिया वेक्टर के दो कंपोनेंट्स किए थे. एक कंपोनेंट इधर था, कितना था? a cos थीटा. एक कंपोनेंट इधर कितना था? इस तरफ था, कितना? a sin थीटा. यस और नो. और फ्लक्स फाई के लिए क्या बात की थी आपने? फ्लक्स फाई इक्वल्स टू आपके पास आया E इंटू a cos थीटा. तो फ्लक्स फाई इक्वल्स टू कितना आया? E a cos ऑफ थीटा. यानी कि फ्लक्स फाई इक्वल्स टू कितना आया आपके पास? E वेक्टर डॉट ए वेक्टर. ये आप किसी भी सरफेस से पासिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं. इज दैट ओके? बात क्लियर है क्या? ओके एक छोटे से क्वेश्चन के साथ इस बात को और समझेंगे. राइट हाँ जी सुनिए जरा. A surface with surface area 200 centimeter square is placed in an external uniform electric field of intensity 200 Newton per coulomb at an angle 30 degree with the electric field. ठीक है, आप बात को समझें. क्या क्वेश्चन कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है. जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है? 200 न्यूटन पर कूलम. और इसमें एक सरफेस रखी है एट एन एंगल 30 डिग्री विद द सरफेस हैज एन एंगल 30 डिग्री विद द इलेक्ट्रिक फील्ड. तो सरफेस के जो परपेंडिकुलर जो बनाऊंगा, एरिया वेक्टर तो इधर ही होगा ना. ये एरिया वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड आपको गिवन है कितना? 200 सेंटीमीटर स्क्वायर. यस. तो ये जो एरिया वेक्टर है ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बनाएगा? 60 डिग्री. बोलिए बात क्लियर है क्या? तो मुझे यह फ्लक्स का फॉर्मूला क्या पता था? E वेक्टर डॉट ए वेक्टर, यानी कि फ्लक्स फाई इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा. जहां पे ये थीटा कौन होता था? थीटा इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर. इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इधर है, एरिया वेक्टर इधर है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री. यस और नो? बात क्लियर है क्या? तो बस बात खत्म हो गई. फाई ई की वैल्यू 200 न्यूटन पर कूलम, एरिया वेक्टर 200 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻² का क्या करेंगे? होल स्क्वायर. 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10⁻² मीटर. और सेंटीमीटर स्क्वायर इसलिए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा को क्या लिखेंगे? कॉस 60. तो फाई इक्वल्स टू ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁴, और ये हो जाएगा 10⁻⁻⁴, और कॉस 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/2. ये दोनों कैंसिल, इससे इसको कैंसिल किया तो फाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 4 को 2 से कैंसिल किया तो 2 न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर. ये फ्लक्स की यूनिट हो गई. फ्लक्स की यूनिट याद करो. फाई इक्वल्स टू क्या था? ई ए. ई के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए न्यूटन पर कूलम, और एरिया वेक्टर के लिए मीटर स्क्वायर.
ये यूनिट हो गई। बोलिए हाँ कि ना, बात क्लियर है? ओके। और ये क्वेश्चन क्यों कराया है? क्योंकि इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एंगल क्वेश्चन में दे रखा था, सरफेस ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ बनाया वो था 30 और एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा, तो एरिया वेक्टर जो एंगल बनाएगा वो कितना होगा? वो होगा 60। बोलिए बात क्लियर है क्या? यस और नो? ओके। अब हमें बात करनी है यहाँ पे गाउस लॉ, और कई जगह लिखा मिलेगा गाउसियन लॉ, मतलब गाउस का लॉ है, ठीक है जी। गाउस वाज द साइंटिस्ट, ठीक है, एंड ही गिवन अ लॉ, राइट। बेसिकली पहली बात, दिस लॉ इज सबसे पहली बात, दिस लॉ इज यूजफुल फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर एनी काइंड ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विच हैज अ यूनिफॉर्म चार्ज, राइट। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और एनी सिस्टम और एनी ऑब्जेक्ट विच हैज अ यूनिफॉर्म, विच इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, राइट। ओके, नंबर वन। नंबर टू, this is applicable for those fields, those electric fields, those fields which are based on inverse square law. कूलम्स लॉ क्या था? फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर। तो इनवर्स स्क्वायर हो गया क्या? डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्स है कि नहीं है? तो वो सारे फील्ड जिसमें फोर्स और फील्ड इज बेस्ड ऑन द इनवर्स स्क्वायर लॉ, उन सब में गाउस लॉ को काम में लेके हम इंटेंसिटी ऑफ फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल, इट कैन बी एप्लीकेबल फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, it is applicable for gravitation, gravitational field। याद करो जी, ग्रेविटेशन फील्ड में क्या पढ़ा था? फोर्स इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, यस और नो? और इसके लिए ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी अगर कैलकुलेट की जाए तो वो भी क्या होता है? दैट इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर। तो इनवर्स स्क्वायर लॉ एप्लीकेबल है, इसलिए ग्रेविटेशन में भी यूजफुल है कौन? गाउस लॉ। इज दैट ओके? कूलम्स लॉ के लिए भी एप्लीकेबल है कौन? गाउस लॉ। बात क्लियर है? एक बात। दूसरी बात, दिस इज एप्लीकेबल फॉर द क्लोज्ड सरफेसेस। इज दैट ओके? अब एक एक करके हम सारी बातों को समझेंगे। देखो, हम यहां पे बात करते हैं पहले गाउस लॉ, राइट। एंड क्या कहता है ये गाउस लॉ? इफ देर इज अ क्लोज्ड सरफेस, which has some charge inside it, right? तो ये अगर कोई भी चार्ज यहां पर है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस बाहर निकलेंगी क्या? यस। तो इस क्लोज सरफेस जिसके अंदर एक चार्ज रखा हुआ है, उससे पासिंग टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through a closed surface। देखो यहां पे सरफेस है, इस सरफेस से कुछ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस पास हो रही है तो फ्लक्स पास हो रहा है। यहां भी सरफेस से कुछ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस पास हो रही है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है। यहां पे भी कुछ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है, यहां भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है, यस और नो? तो इस क्लोज सरफेस से के सब जगह से कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस पास हो रही है, यानी इस पूरी की पूरी क्लोज सरफेस से कुछ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है। एंड द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ टोटल चार्ज एनक्लोज्ड, यानी कि इस क्लोज सरफेस के अंदर जितना टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज एनक्लोज, एंड एप्सिलॉन नॉट। दिस टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस
is always equal to the ratio of total charge enclosed by that closed surface and epsilon naught, that is permittivity of vacuum. इन दोनों के रेशियो के इक्वल टोटल फ्लक्स पासिंग होता है. यस और नो? इज दैट क्लियर? ओके. फिर से बोल देता हूं. इस व्हाट इज द गाउसेस लॉ? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through a closed surface is always equal to the ratio of total charge enclosed by the surface and the permittivity of vacuum, that is epsilon naught. Is that okay? हाँ जी, तो मेरे पास क्या आ गया? ये आपके पास गाउसेस लॉ आ गया. इज दैट क्लियर? ये बात सबको क्लियर है? ओके. ओके. दूसरी बात क्या है, क्योंकि हम बात कर रहे थे इस क्लोज सरफेस की, इस इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से सब तरफ कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस पास हो रही हैं, राइट? तो मैं यहां पे इस सरफेस पे एक छोटा सा एरिया ले लेता हूं. इस एरिया का एरिया वेक्टर किधर होगा? इस तरफ. छोटा सा एलिमेंट्री एरिया, तो इस एरिया को क्या लिखूंगा? डी ए वेक्टर. ठीक. और इस जगह पे जो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किस तरफ होगा? कहीं इस तरफ. ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. तो इनके बीच में एंगल क्या हो गया? थीटा. यस. तो मैं क्या कहूंगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्मॉल एलिमेंट्री एरिया ऑन द सरफेस, वो कितना हो जाएगा? उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को लिखूंगा डी फाई से, और उसको क्या लिखा जाएगा? यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई, एरिया कितना? डी ए इंटू कॉस ऑफ थीटा, यानी कि इस स्मॉल एलिमेंट्री सरफेस एरिया से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा उसको क्या लिखेंगे? ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर. यस. ये छोटे से सरफेस एरिया के लिए, और ये पूरा का पूरा क्लोज सरफेस एरिया है, तो इसके लिए टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस, वो कितना होगा जी? ये भी समझो. मैं क्या लिखूंगा? टोटल फ्लक्स पासिंग इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, और डी फाई का भी इंटीग्रेशन कैसे कर रहे हैं? अलोंग द क्लोज सरफेस. ये पूरी की पूरी क्लोज सरफेस है. यस और नो? तो उस पूरी क्लोज सरफेस के लिए मैं क्लोज इंटीग्रेशन लिख रहा हूं. इंटीग्रेशन के साइन पे एक क्लोज बना दिया है, क्लोज लूप बना दिया. यस और नो? यानी कि क्या हो जाएगा? टोटल फ्लक्स पासिंग इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई की वैल्यू कितनी थी आपके पास? ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. और ये गाउसेस लॉ से जो आया था वो क्या है? इक्वेशन नंबर 1. ये भी क्या है? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस, और ये भी क्या था? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस. इन दोनों से मिलकर अगर कोई रिजल्ट आएगा तो क्या आएगा? इससे आएगा सो दिस इज द गाउसेस लॉ. क्या बना गाउसेस लॉ? द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through a closed surface is always equals to the ratio of total charge enclosed by the closed surface and epsilon naught. Total charge enclosed is q inside upon epsilon naught. तो इन दोनों के रेशियो के इक्वल होगा कौन? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस. यस और नो? ये बात सबको क्लियर है? ओके. हाँ जी, ये हमारा एक क्वेश्चन है. क्या क्वेश्चन है? अ चार्ज q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड ए. एक क्यूब है, ये क्यूब है,
स्मॉल क्यू, जिसकी मतलब ये क्यूब है जिसकी ईच साइड कितनी है a, और उसके सेंटर पे क्या रखा हुआ है, एक चार्ज स्मॉल क्यू। क्वेश्चन क्या पूछता है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब एंड टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द वन सरफेस। ये लीजिए, इस सरफेस की बात कर लेता हूं मैं, सिर्फ इस सरफेस से पासिंग टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, ये पूछा है जी। ठीक है जी, अब सुनो जी, पहली बात तो ये, इस चार्ज से निकलने वाली इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस सभी डायरेक्शन में है। यस, बात क्लियर है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो चार्ज रखा हुआ है वो कहां रखा हुआ है, सेंटर पे, तो यानी कि सभी सरफेसेस से इक्वल डिस्टेंस पे है। यस और नो? ओके, बिफोर मतलब पहले हम लोग इसमें क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब। और फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब के लिए आपके पास गाउसेस लॉ क्या है, दैट टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एम आई राइट और नॉट? और इस पूरे क्यूब में टोटल चार्ज कितना है, स्मॉल क्यू, तो आपने क्या लिखा, इसको तो लिखा स्मॉल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ऐसे ही तो टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, नंबर वन। नंबर टू, हमने क्या बात की थी कि इससे जो भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस निकलेंगी वो इधर भी जाएंगी, इधर भी जाएंगी, इधर भी जाएंगी, नीचे भी जाएंगी, इस तरफ वाली सरफेस से भी बाहर निकलेंगी और पीछे वाली सरफेस से भी। इस क्यूब में कितने सरफेसेस है, 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, और सभी सरफेसेस से इक्वल फ्लक्स पास हो रहा है। तो किसी एक सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा, मैं क्या लिख रहा हूं, मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ऑल द सरफेसेस विल बी इक्वल बिकॉज चार्ज इज सिमेट्रिक विद रेस्पेक्ट टू ऑल द सरफेस। सभी सरफेसेस से चार्ज जो है वो सिमेट्रिकली इक्वल डिस्टेंस पे रखा हुआ है, हाँ या ना? तो मैं क्या लिखूं, मुझे लिखना चाहिए फ्लक्स पासिंग थ्रू द होल क्यूब इक्वल्स टू 6 टाइम्स ऑफ फ्लक्स पासिंग थ्रू वन सरफेस। बोलिए, बात क्लियर है? तो मैं क्या लिखूं, फ्लक्स पासिंग थ्रू वन सरफेस will be equals to flux passing through the cube upon 6। तो इससे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, इससे हमारे पास आंसर आ जाएगा फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस इज इक्वल्स टू फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब कितना था, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहां आंसर क्या हो जाएगा, क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। बोलिए, ये बात क्लियर है क्या? यस, ओके, आगे सुनिए, एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्या क्वेश्चन है जी हमारा, कि एक स्क्वायर शीट है, मतलब, और इसकी दोनों साइड्स क्या है, सेम है, ए, उसके सेंटर से, स्क्वायर शीट के सेंटर से a/2 डिस्टेंस पे एक स्मॉल चार्ज q रखा हुआ है। तो इस स्क्वायर शीट से पासिंग टोटल फ्लक्स कितना होगा, राइट? ये देखने में थोड़ा अलग लग रहा है, पर ये पहले वाला क्वेश्चन ही है एक्चुअल में। कैसे? देखो जी, पहली बात, गाउसेस लॉ हम कब काम में ले सकते हैं, फॉर द क्लोज सरफेसेस ओनली। क्लोज्ड सरफेसेस हैं तो हम गाउसेस लॉ काम में ले सकते हैं, अदरवाइज गाउसेस लॉ काम में नहीं आएगा। तो पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि गाउसेस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द क्लोज्ड सरफेसेस। यस और नो? तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको क्लोज सरफेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और क्लोज सरफेस में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं, अगर मैं यहां पे एक क्यूब बना लूं, देखिए ये हमारे पास क्यूब बन गया। यस, तो ये क्यूब क्या है, एक कंप्लीट क्लोज सरफेस है, और ये चार्ज जो है उसके सेंटर पे है। यस और नो? तो आप क्या कहेंगे, पहली बात,
टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, इस पूरे क्यूब के अंदर टोटल चार्ज कितना है, स्मॉल क्यू है, वो कहां पे रखा हुआ है, सेंटर पे है, तो टोटल चार्ज एनक्लोज बाय द क्यूब इज स्मॉल क्यू एंड अपॉन एप्सिलॉन नॉट बाय द गाउसेस लॉ। हाँ यार, गाउसेस लॉ क्या कहता है, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस, और क्लोज सरफेस यहां पे कौन है, क्यूब, तो टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्यूब इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि टोटल चार्ज एनक्लोज कितना है, स्मॉल क्यू। यस, और ये कौन है, ये इस क्यूब के वन ऑफ द सरफेस है, कोई एक सरफेस है, सारी सरफेसेस इस चार्ज से क्या है, इक्वल डिस्टेंसेस में है, तो सभी सरफेसेस पासिंग फ्लक्स क्या होंगे, सेम होंगे, तो टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू वन सरफेस, वन सरफेस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब अपॉन 6, यानी कि फ्लक्स पासिंग थ्रू वन फेस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट बाय 6, यानी कि फ्लक्स पासिंग थ्रू स्क्वायर शीट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। बोलिए ये बात क्लियर है क्या, यस और नो। तो जो पहले वाला क्वेश्चन था वही क्वेश्चन था, इसमें बताया ही क्या था कि एक सरफेस है, ठीक है, और इस सरफेस से पासिंग फ्लक्स फाइंड आउट करना है अगर एक स्मॉल क्यू चार्ज उसके सेंटर से a/2 डिस्टेंस पे है, तो एक परफेक्ट क्यूब बना और ये चार्ज उस क्यूब के सेंटर पे रखा था, यानी कि सभी सरफेसेस से इक्वल डिस्टेंस पे रखा था, सिमेट्रिक था। यस और नो, ओके। हाँ जी, पहली बात तो ये कि हमें इस पूरी क्लोज सरफेस से पासिंग टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है। यस, दूसरी बात ये कि इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आउटवर्ड्स, रेडियली आउटवर्ड्स, तो यानी कि सारी की सारी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या होंगी, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से बाहर जाएंगी, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी सारी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बाहर जाएंगी, बट इस नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस अंदर आएंगी। बोलिए ये बात क्लियर है क्या, यानी कि मेरे को क्या कहना चाहिए, इसकी वजह से फ्लक्स आउटगोइंग फ्लक्स है, इसकी वजह से जो फ्लक्स है वो भी आउटगोइंग फ्लक्स है, पर इसकी वजह से जो फ्लक्स है वो कैसा है, इनकमिंग फ्लक्स है। यस, तो आपको ये समझ में आ रहा है कि इन दोनों के फ्लक्स पॉजिटिव और इनका फ्लक्स नेगेटिव होगा। इज दैट क्लियर, बात क्लियर है। इसको चाहे तो आप कैसे लिख सकते हैं, टोटल फ्लक्स इक्वल्स टू φ1 प्लस φ2 माइनस φ3। φ1 के लिए क्या लिखेंगे, 2 माइक्रोकूलम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, प्लस ये कितना है सेकंड वाला 3 माइक्रोकूलम, तो 3 माइक्रो मतलब 10⁻⁶ अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और तीसरा वाला कौन सा है, -1 कूलम है, तो माइनस वाले के लिए फ्लक्स इनवर्ट से इसलिए माइनस किया है, तो क्या लिखेंगे 1 माइक्रोकूलम 1 × 10⁻⁶ कूलम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, पहला तरीका। दूसरा तरीका अपन ने सीधे सीधे जो गाउसेस लॉ सीखा था वो क्या कहता था, फ्लक्स इक्वल्स टू Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इस पूरी क्लोज सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है, 2 माइक्रोकूलम प्लस का, 3 माइक्रोकूलम प्लस का, और 1 माइक्रोकूलम माइनस का, और माइक्रो में इसलिए 10⁻⁶ अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आंसर आएगा, यहां से भी ये आंसर आएगा। इज दैट ओके। तो फ्लक्स इक्वल्स टू 2 + 3 5 5 - 1 4, तो 4 × 10⁻⁶ अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी थी, 8.85 × 10⁻⁻12। बोलिए बात क्लियर है, ओके। तो इससे कितना आ जाएगा, φ इज इक्वल्स टू 0.45 × 10⁻⁶ न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। ये ऑलमोस्ट आंसर है, नियर अबाउट। देखो ये 4 और ये 8.85, तो ये आएगा 1/2.21, और 1/1.2.21 से डिवाइड करेंगे तो ये यहाँ पे 0.45 या 0.42 के आसपास का आंसर आएगा। इज दैट क्लियर। तो ये आपके पास क्या आ गया, आंसर क्लियर है। वन मोर क्वेश्चन, हाँ जी, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, कितना है 200 न्यूटन पर कूलम,
और 200 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये जो स्फीयर है, ये स्फीयर है जी, फाइंड नंबर 1 find total electric flux passing through sphere. Number 2, find outgoing flux through sphere. ये आपका क्वेश्चन है जी, और इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, राइट? कैसे करेंगे सुनिए जरा। तो ये हमने टोटल फ्लक्स के लिए बात की। अब आप जरा इसमें गौर से देखो, इसके अंदर कहीं कोई चार्ज है क्या? कोई चार्ज है ही नहीं। तो टोटल चार्ज एनक्लोज बाय दिस स्फीयर इज 0। तो आप क्या लिखोगे? आप लिखेंगे टोटल फ्लक्स पासिंग इज इक्वल्स टू 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 0। फिर आप कहेंगे कि सर टोटल फ्लक्स 0 कैसे हो सकता है? ये जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो इससे कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है ना। ना 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 ना, जितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एक सरफेस से एंटर हो रही हैं, जितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस यहां से एंटर हो रही हैं, उतनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस यहां से वापस बाहर निकल रही हैं। तो इनकमिंग फ्लक्स इज इक्वल टू आउटगोइंग फ्लक्स। इनकमिंग फ्लक्स के लिए प्लस लिखोगे, आउटगोइंग फ्लक्स के लिए माइनस लिखोगे। यस, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, फाई टोटल इक्वल्स टू फाई इन प्लस माइनस फाई आउट, एंड दैट इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि जितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एंटर कर रही हैं उतनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बाहर निकल रही हैं, यानी कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज 0। बोलिए बात क्लियर है? परफेक्ट, ओके। एक बात, यानी कि किसी क्लोज सरफेस से पासिंग फ्लक्स सिर्फ और सिर्फ इस बात पे डिपेंड करता है कि उसके अंदर कितना चार्ज है। उसके अंदर चार्ज है तो फ्लक्स होगा, उसके अंदर चार्ज नहीं है तो फ्लक्स नहीं होगा। उसके अंदर चार्ज पॉजिटिव है तो आउटगोइंग फ्लक्स होगा, उसके अंदर नेगेटिव चार्ज है तो इनकमिंग फ्लक्स होगा। बोलिए बात क्लियर है क्या? यस, ओके। दूसरी बात, ये कह रहा है टोटल आउटगोइंग फ्लक्स। मैं इस स्फीयर का सिर्फ आधा पार्ट बना रहा हूं जी। अब मैंने सिर्फ आधा पार्ट बनाया है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसके अंदर ये रखा था। यस, देखना, यही तो आउटगोइंग इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, यही तो है जो बाहर निकल रही है इससे। इधर आधा और स्फीयर था जिसमें अंदर एंटर कर रही थी, उसकी बात ही नहीं करनी, क्योंकि हमें क्या निकला है? सिर्फ आउटगोइंग फ्लक्स। यस और नो, पहली बात। दूसरी बात, ये यहां पर इस हेमिस्फीयर का ये सर्कुलर पार्ट है और ये इसका कर्व्ड पार्ट है। तो जितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कर्व्ड पार्ट से बाहर जा रही हैं, उतनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इस सर्कुलर पार्ट पर एंटर कर रही हैं। बोलो मैं सही कह रहा हूं क्या? यस। तो मैं क्या कह रहा हूं? फ्लक्स पासिंग थ्रू द कर्व्ड सरफेस इज इक्वल्स टू फ्लक्स पासिंग थ्रू सर्कुलर पार्ट। यस, तो मैं सीधे से क्या लिख सकता हूं? फ्लक्स पासिंग थ्रू, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द कर्व्ड सरफेस, वही तो आउटगोइंग फ्लक्स है। तो मैंने लिखा फ्लक्स आउट इज इक्वल्स टू, देखो जी यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है? E, और इसकी इस सर्कुलर पार्ट की रेडियस कितनी है जी? कैपिटल R। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि E इंटू A इंटू कॉस ऑफ 0, कॉस 0। यस, फिर से समझो, ये वही सर्कुलर पार्ट है जिसकी रेडियस R है। इसमें यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा पास हो रहा है? E, और इसका एरिया वेक्टर भी किधर है जी? सरफेस, सर्कुलर पार्ट ऐसे है ना, तो इसका एरिया वेक्टर भी किधर है? इस तरफ। बोलो हाँ के ना? ये पूरा का पूरा सर्कुलर पार्ट है, ये नींबू है, नींबू, आधा कटा हुआ नींबू, जिसका ये वाला सरफेस एरिया जो है वो ऐसे है, सरफेस एरिया ऐसे है, तो उसका एरिया वेक्टर उधर, एम आई राइट? और उसका और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी तरफ, तो दोनों के बीच में एंगल क्या हो गया? 0। तो आप क्या लिख रहे हैं? आउटगोइंग फ्लक्स इज इक्वल टू E की वैल्यू E
ए की वैल्यू आप लिखेंगे पाई आर स्क्वायर सर्कुलर पार्ट का एरिया कॉस 0 की वैल्यू 1, तो ये क्या आ गया आपके पास आउटगोइंग फ्लक्स। बोलिए ये बात क्लियर है क्या? यस और नो? ओके। हाँ जी, बात को समझिए। ये एक क्यूब है जिसकी ईच साइड कितनी दे रखी है आपको? स्मॉल ए। एवरी साइड ऑफ द क्यूब इज स्मॉल ए, राइट? एंड अ चार्ज स्मॉल q इज प्लेस्ड एट वन ऑफ द सरफेस ऑफ दिस क्यूब। इस क्यूब के एक सरफेस पे चार्ज स्मॉल q रखा हुआ है, और इस स्मॉल q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस किधर होंगी? इधर भी होंगी। और इधर भी होंगी। यस, चारों तरफ होंगी, राइट? मुझसे क्वेश्चन क्या पूछता है? फाइंड हाँ जी, क्या क्वेश्चन कह रहा है? फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द होल क्यूब एंड वन सरफेस ऑफ द क्यूब। बात क्लियर है? अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो आपको बात समझनी है वो ये समझनी है कि हम गाउसेस लॉ जब काम में ले रहे हैं तब चार्ज को कहाँ रखा होना चाहिए? सिमेट्रिकली रखा होना चाहिए, यानी कि उसकी सारी सरफेसेस इक्वल डिस्टेंस में होना चाहिए। पर यहाँ पे क्या रखा गया है? इसकी एक सरफेस पे चार्ज रखा हुआ है स्मॉल क्यूब। यस, तो सिमेट्रिक बनाने के लिए मैं क्या करूंगा? यहाँ पे एक और ऐसा कैसा क्यूब बना लूंगा। ये मैंने एक क्यूब और बना डाला, और अब ये दो डब्बे, दो क्यूब के बीच में ये चार्ज रखा हुआ है। यस, और ये पूरा का पूरा क्लोज सरफेस भी हो गया। पहले सिर्फ एक ही क्यूब की बात करें तो ये उसकी एक सरफेस पे रखा था, तो ये पूरा क्लोज सरफेस नहीं था, मतलब चार्ज क्लोज सरफेस के अंदर नहीं था, क्लोज सरफेस पे था, उस पूरी क्लोज सरफेस के एक सरफेस पे था। यस, तो पहली बात इसको पूरे क्लोज सरफेस में लेके आना था, इसलिए बिल्कुल ऐसा कैसा एक क्यूब यहां पे रखा। यहां पे एक और क्यूब रखने से क्या हो गया कि ये चार्ज सिमेट्रिक हो गया, इस वाले क्यूब और इस वाले क्यूब के बिल्कुल बीच में हो गया। ये सो नो, कॉमन सरफेस पे हो गया, यानी कि अब ये सिमेट्रिकली रखा हुआ है, राइट? मैं क्या लिख रहा हूं? When one more similar cube is placed, then charge is symmetric to both the cubes. Yes. अब मैं यहाँ पे टोटल आउटगोइंग फ्लक्स जो निकालूंगा इस चार्ज की वजह से। अच्छा जी, एक बात और समझो, देखो ये स्मॉल क्यू चार्ज है, इसकी वजह से तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस सब जगह निकलनी है ना, इधर भी और पीछे भी। यस, तो इस इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से निकलने वाली टोटल इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस फिक्स्ड हैं। यस, इसको अगर मैं क्यूब के अंदर रख दूं या किसी भी बंद सरफेस के अंदर रख दूं, तो जितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इस चार्ज से निकल रही है उतनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्लोज सरफेस से बाहर जा रही हैं। हाँ या ना? बात क्लियर है? और उसकी वैल्यू कितनी आएगी? फाई इक्वल्स टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि अंदर टोटल चार्ज कितना है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर इसी स्मॉल क्यू चार्ज को अगर मैं क्यूब के अंदर भी रख देता तो क्या फर्क पड़ रहा था? ये क्यूब है, तो भी क्या हुआ? ये वही का वही स्मॉल क्यू चार्ज है, इससे बाहर निकलने वाली इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस तो उतनी ही है। तो अब इसको बंद क्यूब के अंदर रख दिया तो भी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो क्या कह रखा जाएगा? टोटल चार्ज एनक्लोज बाय द क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वही क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यानी कि जो फ्लक्स पास हो रहा है वो सरफेस की प्रॉपर्टी नहीं है, उस चार्ज की प्रॉपर्टी है। अगर वो बंद सरफेस में रखा है, क्लोज सरफेस के अंदर कोई चार्ज रखा हुआ है, तो उस चार्ज की वजह से टोटल आउटगोइंग फ्लक्स, वो चार्ज क्यूब में रखो, स्फीयर में रखो, इर्रेगुलर सरफेस के अंदर रखो, इर्रेगुलर क्लोज सरफेस के अंदर रखो, सबसे पासिंग फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। यस और नो? बात क्लियर है? अब सुनो जी, मैं ये जो दो क्यूब वाला पार्ट है ना, इसको मैं दोबारा से बना रहा हूं थोड़ा सा समझदारी से। देखो जी, ये दोनों क्यूब्स हैं,
और चार्ज कहाँ रखा हुआ है? चार्ज रखा हुआ है यहाँ पे, किसी एक क्यूब के सरफेस पे। यानी कि इस पूरे क्यूब की बात करें, बाकी सब हटाओ ना, जरूरत ही नहीं, इसकी जरूरत नहीं, ये तो समझाने के लिए बनाया था, हटा दो इसको। अब बताइए जी, क्या ये स्मॉल क्यू चार्ज इस पूरे क्यूब के अंदर रखा हुआ है? यस। तो ये क्यूब कैसा हो गया? दो क्यूब्स हैं, ये दो क्यूब मिलकर इसकी एक ये वाली साइड कितनी है? 2a है जी, ठीक है जी। तो दोनों क्यूब से पासिंग टोटल फ्लक्स कितना हो गया? तो मैं लिख रहा हूं यहां पे फाई टोटल, मतलब फ्लक्स पासिंग थ्रू टू क्यूब्स को क्या लिखोगे? क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों क्यूब से मिलकर ये पूरा क्लोज सरफेस बन गया, उसके अंदर ये सारा चार्ज स्मॉल क्यू रखा हुआ है, तो क्या लिखूंगा? इन दोनों क्यूब्स का आउटर सरफेस के लिए के अंदर टोटल चार्ज कितना? क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और क्यू इनसाइड कितना था? स्मॉल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो दो क्यूब से पासिंग फ्लक्स कितना हो गया? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स पासिंग थ्रू वन क्यूब, अच्छा दोनों के दोनों क्यूब सिमेट्रिक हैं, सिमेट्रिक है तो क्या होगा? जितना इस क्यूब से पास होगा उतना ही उस क्यूब से पास होगा, यानी कि बाय 2 कर दो। तो क्या लिखूंगा? ये हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट बाय 2 हो जाएगा। तो फ्लक्स पासिंग थ्रू वन क्यूब इक्वल्स हो गया Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा एक क्यूब से पासिंग फ्लक्स की बात हो गई। यस। अब बात करें किसी एक सरफेस के लिए, हाँ जी सुनिए जरा, ये क्यूब है और इस क्यूब से पासिंग फ्लक्स आप निकाल चुके हो, कितना? फाई क्यूब इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, राइट। और ये कौन से वाले फ्लक्स की बात हो रही है? जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस इस तरफ जा रही हैं। ये सारी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस की बात हो गई है ना। उधर जो जा रही थी वो दूसरे वाले क्यूब में रह गई। यस। अब मैं ये कहता हूं कि इसकी एक तो ये वाली सरफेस है, कौन सी? ये वाली जिसमें ये रखा है, उसके अंदर से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस, सारी की सारी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस जिस सरफेस पे ये रखा गया है, उस सरफेस के लिए, उस सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस क्या हो गई? पैरेलल हो गई। यस। मैं वापस से बोलता हूं, ये क्यूब था ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस कौन सी? सी डी एच जी, सी डी एच जी। कौन सी सरफेस? ये वाली सरफेस सी डी एच जी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस विल बी पैरेलल टू द सरफेस। और जब इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस सरफेस के पैरेलल हो जाएंगी तो क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस आर परपेंडिकुलर टू द एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर हमेशा क्या होता है? सरफेस के परपेंडिकुलर। तो ये दोनों परपेंडिकुलर हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे तो फ्लक्स क्या लिखेंगे? फ्लक्स इक्वल्स टू लिखेंगे ई ए कॉस 90, यानी कि फ्लक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा जी? 0। बात क्लियर है? तो इस वाली सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स तो हो गया 0। अब इस क्यूब की कितनी फ्लक्स, कितनी सरफेसेस बची? 5। यस। तो मैं क्या लिख रहा हूं? फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब is equals to 5 times of the flux passing through each surface, each phase। देखो जी, इसके 6 फेसेस थे, एक फेज से पास होने वाला फ्लक्स तो हो गया 0, तो कितनी फेसेस बचे? 5। और वो जो इसका पूरे क्यूब का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो पांचों फेसेस से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो मैं क्या लिखूंगा? फ्लक्स पासिंग थ्रू द होल क्यूब इक्वल्स टू 5 इंटू फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच फेज। तो आपके पास क्या आ जाएगा? फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच फेज इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? फ्लक्स पासिंग थ्रू क्यूब अपॉन 5। फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब कितना कैलकुलेट किया था? Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आपने यहां पे लिखा Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन 5, यानी कि फ्लक्स पासिंग थ्रू वन फेज इज इक्वल्स टू Q अपॉन 10 एप्सिलॉन नॉट। बोलिए, बात क्लियर है क्या? यस और नो? ओके।